हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार झारखंड एजुकेशन हब में। और अभी हम लोग हैं हिंदी के इस धमाकेदार और ताज़ा तरीन सेशन में। इस सेशन में हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखते हैं। रोजाना सुबह 9 बजे ये सेशन होता है, तो रोजाना सुबह 9 बजे हम लोग हिंदी के प्रश्नों के बारे में देखते हैं और हिंदी के रूप बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जेएसएससी की बात करें तो जेएसएससी के द्वारा पिछले कई सारे एग्जाम्स में हिंदी के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी चीजों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। और आगे आप लोगों को एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग इस क्लास में डिस्कस करते हैं। है तो ये क्लास स्पेशली जेएसएससी सीजीएल के लिए, लेकिन आप अगर जेएसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और उस एग्जाम में हिंदी के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो फिर ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए, ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ठाकुर का कुआं कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, बताएंगे। ठाकुर का कुआं ये आपके सिलेबस में है कहानी, और इस कहानी का प्रकाशन जो है वो किस वर्ष हुआ था, बताएंगे। अगर ठाकुर के कुआं कहानी की बात की जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कहानी है। अगर आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको जात पात के बारे में समझ में आएगा, छुआछूत के बारे में समझ में आएगा, ठीक है। किस प्रकार पहले के टाइम पे छुआछूत होता था, जात पात में भेदभाव होता था, तो उन सभी चीजों के बारे में समझ में आएगा। अगर हम लोग बात करें ठाकुर के कुएं कहानी की, तो इसके कब 1932 में प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। ठाकुर का कुआं जो कहानी है उसका प्रकाशन कब हुआ था, 1932 में। तो ये आप देख सकते हैं ठाकुर का कुआं कहानी। अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए कि ठाकुर का कुआं जो कहानी है वो किसकी रचना है, या फिर ठाकुर का कुआं कहानी के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद जी ठाकुर के कुएं के कहानी के क्या है, लेखक हैं। और अगर हम लोग बात करें कब प्रकाशित किया गया था, तो 1932 में। कब, 1932 में। याद रहेगा सभी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेला आंचल में वर्णित मेरीगंज गांव किस राज्य में स्थित है। यानी मोटे मोटे तौर पर आपसे पूछा गया है कि मेला आंचल जो उपन्यास है, उस उपन्यास में मेरीगंज गांव के बारे में बात की गई है। तो ये जो मेरीगंज गांव है वो किस राज्य में स्थित है। मोटे मोटे तौर पर अगर हम लोग समझे तो ये पूछा गया है मेला आंचल उपन्यास में किस राज्य की कहानी के बारे में बताया गया है, किस राज्य के बारे में दर्शाया गया है, बताएंगे। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में से सही आंसर जो है वो क्या होगा, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए बात करते हैं मेला आंचल की। तो आप सभी को मेला आंचल जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। मेला आंचल में पढ़ेंगे तो इसके मुख्य पात्र कौन है। मेला आंचल उपन्यास में मुख्य पात्र हैं डॉक्टर प्रशांत। डॉक्टर प्रशांत जो है वो डॉक्टर की पढ़ाई को पूरा करते हैं। डॉक्टर की पढ़ाई पूरा करने के बाद इन्हें विदेश जाने का मौका मिलता है, लेकिन ये विदेश ना जाकर एक बिहार के छोटे से गांव में जाके क्लिनिक खोलते हैं और वहां पे गरीब लोगों की सेवा करते हैं, ठीक है। डॉक्टर प्रशांत जो है वो बिहार के पटना मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर की पढ़ाई को पूरा करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। ये जो मेरीगंज गांव है ये बिहार में है और मेरीगंज गांव के बारे में बताया गया है मेला आंचल उपन्यास में, ठीक है। तो ये आप मेला आंचल उपन्यास देख सकते हैं। इसके भी लेखक को आप लोग याद रखेंगे, फणीश्वर नाथ रेणु मेला आंचल उपन्यास के लेखक है। जिस प्रकार से अभी आप लोगों ने देखा मुंशी प्रेमचंद जो है वो लेखक थे, ठीक है। और यहाँ पे कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु जो है वो लेखक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए, नाटक आधे अधूरे किसकी रचना है, बताएंगे। नाटक आधे अधूरे जो है वो किसकी रचना है, यानी आधे अधूरे जो नाटक है उस नाटक के लेखक कौन है। हम लोग आधे अधूरे नाटक के बारे में कई बार बात किए हैं, ठीक है। और बहुत महत्वपूर्ण ये नाटक है। इस नाटक को पढ़ेंगे
तो आपको बहुत सी चीजें जो है वो समझ में आएंगी। अगर आप बेरोजगार हैं, ठीक है, और अगर आपने शादी कर ली है, तो इस नाटक में आप लोगों के लिए बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो कही गई हैं, और एक बेरोजगार व्यक्ति की क्या स्थिति होती है उसके बारे में इस नाटक में कहा गया है। तो आधे अधूरे नाटक किसकी रचना है? बहुत ही आसान सही है, आंसर है मोहन राकेश। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोहन राकेश। ये आप आधे अधूरे नाटक देख पा रहे हैं, और आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है, यानी आधा अधूरा जो नाटक है उसके लेखक कौन है? मोहन राकेश जो है इसके लेखक है। बहुत ही आसानी से ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप लोग बता सकते थे। ठीक है, चलिए, तो ये आपके सिलेबस में है, आपको ये पढ़ना है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आधे अधूरे नाटक को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? बताएंगे। आधे अधूरे जो नाटक है उसे किस वर्ष जो है वो प्रकाशित किया गया था? अभी हम लोगों ने देखा मोहन राकेश इस नाटक के लेखक है, यानी कवि या फिर लेखक मोहन राकेश की ये रचना है आधे अधूरे। इसे कब प्रकाशित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1969, ऑप्शन डी। क्या होगा सही आंसर? 1969, ऑप्शन डी में। ठीक है, याद रहेगा सभी को। आधे अधूरे नाटक में 1969 में प्रकाशित किया गया था, लेखक कौन है? मोहन राकेश। ये दो चीजें आपको मस्ट याद रखनी है। ठीक है, साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है आधे अधूरे नाटक के मुख्य पात्र कौन है। तो आधे अधूरे नाटक में दो मुख्य पात्र हैं। अगर हम लोग बात करें मेल की, पुरुष की, तो पुरुष में महेंद्र नाथ जो है वो मुख्य पात्र है। अगर महिला की बात करें, सावित्री महिला में प्रमुख पात्र है। उसके अलावा भी कई सारे आपको पात्र देखने को मिलेंगे, जैसे मनोज, ठीक है, जुनेजा, ठीक है, उसके बाद बिन्नी, किन्नी, ठीक है, ये सभी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे मुख्य पात्र के रूप में हम लोग बात करेंगे तो महेंद्र नाथ और सावित्री, महेंद्र नाथ की पत्नी है सावित्री, ये दोनों जो है वो पति पत्नी इस नाटक में मुख्य पात्र हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। वह कौन सा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं? बताएंगे। अच्छा, इसके बारे में तो वही लोग बता पाएंगे जिन्होंने समास पढ़ा होगा, जिन्हें समास के बारे में पता है कि समास किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे समास किसे कहते हैं, और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। देखिए, समास की अगर हम लोग बात करें तो दो या दो से अधिक पदों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे समास कहा जाता है। समझिए क्या बात कही गई। कहा गया कि दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब कोई नया शब्द बनाते हैं तो उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं समास। ठीक है, दो या दो से अधिक पद मिलकर जब कोई नया पद बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, उसे समास कहते हैं। समास में दो पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। ठीक है, समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, समास के भेदों की बात करें तो ये आप समास के भेद देख रहे हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, ठीक है, और अव्ययीभाव समास। ये समास के आप 6 भेद देख सकते हैं। तो समास के कितने भेद हैं? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो समास के 6 भेद हैं। लेकिन सही आंसर क्या होगा सर हमारा? अभी हम लोग समास के बारे में तो पढ़ नहीं रहे, हमारा सही आंसर होगा द्वंद्व समास। क्या होगा? द्वंद्व समास, ऑप्शन ए। द्वंद्व समास में दोनों पद जो है वो प्रधान होते हैं। ठीक है, और दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये जो द्वंद्व समास है, ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है द्वंद्व समास। इस द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। अभी आपको कहा गया समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो ये जो द्वंद्व समास है इसमें दोनों पद आपको प्रधान देखने को मिलेगा, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें द्वंद्व समास की तो इसके एग्जाम्पल क्या है सर? अपना पराया।
अपना और पराया एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर अपने के विपरीत शब्द की बात करें पराया, और पराया जो शब्द है उसके विपरीत शब्द की बात करें तो अपना। अपना पराया ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं और दोनों प्रधान है। अपना भी प्रधान है और पराया भी प्रधान है। आप नहीं कह सकते हैं कि अपना अगर प्रधान है तो पराया प्रधान नहीं है। तो दोनों पद प्रधान है और दोनों एक दूसरे के विपरीत होगा। अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए कि कौन से समास में दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो वो होता है द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं और दोनों पद जो है वो आपस में क्या होते हैं, तो प्रधान होते हैं। ठीक है। अगर आपको समास के बारे में जानना है तो हमने एक सीरीज चालू किया है हिंदी ग्रामर का। उसमें हम लोग कल संज्ञा के बारे में पढ़े हैं और संज्ञा के बारे में हम लोग समझे हैं। हम लोग संज्ञा के बाद सर्वनाम, सर्वनाम के बाद विशेषण, उसके बाद क्रिया, कारक, समास, सभी चीजों को धीरे धीरे समझेंगे। तो अगर आप संज्ञा के बारे में जानना चाहते हैं, संज्ञा के बारे में समझना चाहते हैं, तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके संज्ञा के बारे में देख सकते हैं। ठीक है। तो फिलहाल यहां पे अगर सही आंसर की बात करें, सही आंसर होगा ऑप्शन ए द्वंद्व समास। ठीक है। चलिए, आपको यह भी याद रखना है कि समास के कितने भेद हैं। समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। राजपुत्र समास का विग्रह क्या है, बताएंगे। राजपुत्र समास का विग्रह क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो बने उसे समास कहते हैं। और राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, ऑप्शन सी। राजपुत्र का क्या मतलब है? राजा का पुत्र। ठीक है। राजपुत्र राजा का पुत्र। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजपुत्र समास का विग्रह क्या है? राजा का पुत्र। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का उपयोग होता है, प्रयुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं, बताएंगे। संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का उपयोग होता है उसे क्या कहते हैं? बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है। संज्ञा दुनिया का कोई भी नाम संज्ञा है। अगर आप संज्ञा समझना चाहते हैं तो आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का उपयोग होता है उसे कहते हैं हम लोग सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का उपयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। और इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है। आइए सर्वनाम के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम लोग सर्वनाम की बात करें, संज्ञा के स्थान पर उपयोग होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। ठीक है। संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे आपका नाम क्या है? आपका नाम है अभिषेक। तो अभिषेक जो नाम है वो संज्ञा है। दुनिया का कोई भी नाम संज्ञा है, लेकिन मैंने कहा आप, तो अभिषेक के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग हुआ आप। क्या हुआ? आप। मैं ये भी कह सकता है अभिषेक सुनिए, लेकिन अभिषेक सुनिए की जगह मैं कह रहा हूं आप सुनिए। तो अभिषेक संज्ञा है, उसके स्थान पर हम लोग आप शब्द का उपयोग कर रहे हैं। आप जो शब्द है वह है सर्वनाम। आप जो शब्द है वह है सर्वनाम। तो सर्वनाम को भी 6 भागों में बांटा गया है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। ये 6 भेद कौन कौन है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस प्रकार से हम लोग संज्ञा को कल के क्लास में समझे हैं, उसी प्रकार से हम लोग सर्वनाम के बारे में भी देखने वाले हैं। तो अगर आपको सर्वनाम के बारे में जानना हो तो आप आज का वीडियो देख सकते हैं। आज आप लोगों के लिए सर्वनाम का वीडियो जो है वो आ जाएगा। ठीक है। चलिए, तो संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का उपयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। चलिए ठीक है। प्यार। प्यार जो है वो कौन सी संज्ञा है, बताएंगे। और इसका आंसर बहुत ही आसानी से वो लोग दे पाएंगे जिन्होंने कल की संज्ञा वाला वीडियो जो है वो देखा होगा। बताएंगे। प्यार, प्रेम कौन सी संज्ञा है? बहुत आसानी से दे पाएंगे। प्यार क्या है? एक भावना है,
एक फीलिंग है। प्यार दिख रहा है क्या? दिखता है क्या? पे ये देखिए, प्यार दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये एक फीलिंग है, ये एक भावना है। सुंदरता दिखती है क्या? नहीं दिखती है। दिखता उसका फेस है, सुंदरता नहीं दिखती है। गुस्सा दिखता है क्या? नहीं दिखता है। गुस्सा हम लोग देख से बता सकते, अरे ये तो बड़ा गुस्सा है, अरे ये तो छोटा गुस्सा है, ऐसा हम लोग बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते हैं। तो प्यार, अरे ये बहुत बड़ा प्यार है, इतना बड़ा प्यार, इसमें तो दब के इंसान मर जाएगा, ऐसा बोलता है क्या? क्यों? देख ही नहीं सकते हैं। प्यार क्या है? एक फीलिंग है, भावना है। तो ये है क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। निम्न से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? बताएंगे। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? बताएंगे। देखिए, अगर हम लोग बात करें लड़का, तो लड़का क्या है? लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लड़का, तो सभी लड़कों को हम लोग समझ सकते हैं, लड़कों की पूरी जाति। ठीक है, लड़कों की पूरी जाति, चाहे वो झारखंड में हो, बिहार में हो, पश्चिम बंगाल में हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, जापान में हो, चाइना में हो, कहीं भी हो, लड़कों की पूरी जाति। अगर हम लोग बात करें चावल की, ये भी क्या है? ये भी जातिवाचक संज्ञा है। पूरा चावल समझ जा रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग बात करें गाय, गाय क्या है? गाय भी एक जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हम लोग बात करें राम, राम क्या है? राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कोलकाता क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अमित शाह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चंपई सोरेन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हेमंत सोरेन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बिरसा मुंडा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नरेंद्र मोदी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कोलकाता व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रांची, धनबाद, बोकारो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? राम। राम जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गाय की बात करें, चावल की बात करें, लड़का की बात करें, तो ये सभी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहां हुआ था? बताएंगे। लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म जो है वो कहां हुआ था? एक बार सही आंसर आप लोग कमेंट करके बता देंगे। तो अगर हम लोग बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तो इनका जन्म कहां हुआ था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहां पे है ऑप्शन में? ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, देख सकते हैं, यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और इनका जन्म कहां हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। आइए समझते हैं। 21 फरवरी 1899 में पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ। 15 अक्टूबर 1961 में इनकी मृत्यु हुई। 62 वर्ष का इनका जीवन काल था। ठीक है, 62 वर्ष का। ये छायावाद के प्रमुख कवियों में जाने जाते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, कहां पे जन्म हुआ था? पश्चिम बंगाल में। कब हुआ था? 21 फरवरी 1899 में। मृत्यु कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1961 में। और इनकी प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अप्सरा, इंदुलेखा, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ये आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहां हुआ था, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? बताएंगे सही आंसर क्या होगा। बताएंगे सही आंसर क्या होगा। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? तो हिंदी भारत की राजभाषा है। ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, राजभाषा। हिंदी जो है भारत की राजभाषा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में
हिंदी का वर्णन किया गया है? बताएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में हिंदी लैंग्वेज के बारे में बात की गई है, हिंदी लैंग्वेज का उल्लेख किया गया है? बहुत ही आसानी से इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है, तो बताएंगे क्या होगा सही आंसर। भारतीय संविधान के किस शेड्यूल में? भारतीय संविधान के 8 शेड्यूल में, 8वीं अनुसूची में। तो हम लोग ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे और ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल में। आइए समझते हैं। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू किया गया, उस समय भारत के संविधान के 8वें अनुसूची में 14 भाषाओं को जोड़ा गया। समझिए क्या बात करी है। बात की जा रही है कि 26 जनवरी 1950 में जब भारत का संविधान लागू किया गया, तो उस समय भारत के संविधान में 14 भाषाओं को जोड़ा गया। इन 14 भाषाओं में से एक भाषा हिंदी है। तो ये 14 भाषाएं कौन कौन है आप देख सकते हैं, बंगला, हिंदी, मराठी, गुजराती, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु, असमी, कश्मीरी, उर्दू, संस्कृत, कन्नड़ और तमिल। ये 14 भाषाएं हैं जब भारतीय संविधान को लागू किया गया उस समय जोड़ा गया। बाद में भारतीय संविधान में 8 भाषाओं को जोड़ा गया, बाद में 8 भाषाओं को जोड़ा गया और अभी भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। अभी भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय संविधान में अभी वर्तमान समय में कितने भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 भाषाओं का। ठीक है, ये 8 भाषाएं जो बाद में जोड़ी गई वो कौन कौन सी भाषा है? सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, संथाली, मैथिली, डोंगरी और बेडो। ये है वो 8 भाषाएं जो बाद में भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, याद रहेगा सभी को। 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन, इन 3 संविधान संशोधन में टोटल 8 भाषाएं जोड़ी गई। और यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है, जो कि अभी आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि भारत की राजभाषा है। ठीक है, क्लियर? शेड्यूल भी क्लियर हो गया है, 8 शेड्यूल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हिंदी के विकास के क्रम में अवहट किस भाषा के बाद आता है? बताएंगे। हिंदी का जब विकास हुआ संस्कृत से, तो अवहट किसके बाद आता है? तो अगर आपको कालक्रम याद है तो आप बता पाएंगे। सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आता है अवहट। तो अवहट किसके बाद आता है? अपभ्रंश के बाद। ऑप्शन में है क्या अपभ्रंश? ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, अपभ्रंश क्या होगा सही आंसर? अपभ्रंश। देखिए, सबसे पहले संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा के बाद पाली भाषा, पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा के बाद विकास हुआ अपभ्रंश भाषा का, प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। और आप देख सकते हैं अपभ्रंश भाषा से अवहट का विकास होता है। तो अवहट का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से। ऑप्शन सी में अपभ्रंश दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखें कि भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है कि हिंदी जो है भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। तो राजभाषा का दर्जा हिंदी को कब दिया गया? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है और सभी लोग इसके आंसर देंगे। सॉरी, सभी लोग आंसर देंगे। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949, 1949 को हिंदी को भारत का राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 को दिया गया। सभी को याद रहेगा? ऑप्शन ए
याद रहेगा सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। सटार लगा दे, सटार, सटार लगा दी, ठीक है। तो इसको स्टार मार्क कर लिए हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहेंगे, आप लोग सभी याद रखेंगे, ठीक है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो 14 सितंबर 1949 को दिया गया, ठीक है। तो इसे स्टार लगा लेंगे, ठीक है, सटार। चलिए, मैं पढ़ाई कर रहा हूं किस काल का उदाहरण है? बताएंगे। काल 3 प्रकार के होते हैं, सभी को पता होना चाहिए। भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। 3 प्रकार के ही काल होते हैं, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। भूतकाल वो होता है जो पार हो चुका है, भविष्य काल वो होता है जो आने वाला है, और वर्तमान काल वो होता है जो कि चल रहा है। एग्जाम्पल से समझेंगे। मैंने खाना खा लिया, ये भूतकाल है। मैं खाना खा रहा हूं, ये क्या है? वर्तमान काल है। और मैं खाना खाऊंगा, ये भविष्य काल है, ठीक है। यहां पे कह रहा है कि मैं पढ़ाई जो है वो क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा हूं। अब ये पढ़ाई कर रहा है तो सिंपल सी बात है, ये वर्तमान काल में है, क्योंकि इसका काम जो है वो चल रहा है, पढ़ाई जो है इसकी चल रही है। तो जब ये पढ़ाई कर रहा है और ये वर्तमान काल है, ये अपूर्ण वर्तमान काल है। क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल है। अब अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब क्या है? पूरा नहीं हुआ है। पढ़ाई पूरा हो गया है क्या? नहीं हुआ है, चल रहा है। तो ये अपूर्ण, यानी अभी तक पूरा नहीं हुआ है, पढ़ाई कर ही रहा है। जैसे मान लेते हैं कि मैं जो है वो पढ़ाई कर रहा हूं, या फिर आप जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं और आपका कोई दोस्त फोन किया, हाँ भाई कहां पे है? अरे भाई पढ़ाई कर रहा हूं। तो पढ़ाई आप तो कर रहे हैं ना, पढ़ाई करना पूरा नहीं हुआ है, आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये अपूर्ण है और वर्तमान काल है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। घोड़े बेचकर सोना, मुहावरे का अर्थ क्या है? बताएंगे। बहुत ही आसान से ये क्वेश्चन है, घोड़े बेचकर सोना, मुहावरे का अर्थ क्या है? कई बार हम लोग जनरली अपने लाइफ में यूज भी करते हैं, दैनिक जीवन में। कहां था रे? घोड़े बेच के सो रहा था क्या? ऐसे बोलते हैं हम लोग जनरली, अपने जो हमारे मित्र होते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उन्हें हम लोग कहते भी है, कहां था भाई? घोड़े बेच के सो रहा था क्या? इतना फोन किए, फोन नहीं दिख रहा है क्या तुमको? कहते हैं ना जनरली हम लोग। तो घोड़े बेचकर सोना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बेफिक्र होके सोना, यानी वो बेफिक्र है, उसको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, वो बिंदास मस्त मगन से अपना सो रहा है, उसको दुनियादारी से घंटा फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में बाढ़ आए, दुनिया डूब जाए, भूकंप आए, सुनामी आए, कुछ भी आए, उसको दुनियादारी से मतलब नहीं है, वो बिंदास सो रहा है, ठीक है। तो उसे ही कहते हैं हम लोग घोड़े बेचकर सोना, ठीक है। घोड़े बेचकर सोना यानी बेफिक्र है, उसको टेंशन नहीं है, दुनिया जाए भाड़ में, वो मस्त मगन में सो रहा है। चलिए, गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ क्या है? बताएंगे। गागर में सागर भरना, अब गागर आप लोग समझते ही होंगे, छोटा सा होता है। अब गागर में पूरा सागर भरा जा सकता है क्या? नहीं भरा जा सकता है। पूरा सागर तो बहुत बड़ा है, क्या वो गागर में, अब सागर के साइज का गागर होगा तो भरा जा नहीं सकता है। सागर बोलता है कि समुद्र का पानी कितना बाल्टी होगा, समुद्र का पानी जो है वो कितना बाल्टी होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? समुद्र के जितना बड़ा बाल्टी होगा तो एक ही बाल्टी होगा, सही आंसर। तो उस तरीके से सागर के जितना गागर होगा तो एक गागर हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि कम चीजों में ज्यादा चीजें बोलना, कम बातों में ज्यादा चीजें बोल देना, ठीक है। थोड़े में बहुत कहना, इसे कहते हैं गागर में सागर भरना। यानी मैंने बातें तो कम की है लेकिन आपको बहुत ज्यादा चीजें समझा दिया है, ठीक है। तो उसे ही कहते हैं थोड़े में बहुत कहना, गागर में सागर भरना, ठीक है। चलिए, आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। पाप पुण्य कौन सा समास है? बताएंगे। पाप पुण्य कौन सा समास है? बहुत ही आसानी से देखिए, पाप और पुण्य दोनों आपस में विपरीत हैं
और दोनों इसके पद जो है वो प्रधान है। तो अभी हम लोग देखें द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, पाप पुण्य दोनों पद प्रधान है और दोनों आपस में विपरीत हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए द्वंद्व समास। पाप पुण्य कौन सा समास है? द्वंद्व समास। अभी द्वंद्व समास के डेफिनेशन को हम लोग देखें कि इसके दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद जो है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताएंगे। अध्यापक जो शब्द है उस शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहुत ही आसान से ये क्वेश्चन है। अध्यापक, अध्यापिका, अध्यापिका ऑप्शन ए। ठीक है, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, याद रहेगा, आप लोग याद रखिएगा। आपको स्त्रीलिंग दे दिया जाएगा, पुल्लिंग पूछा जाएगा, और पुल्लिंग दे दिया जाएगा, स्त्रीलिंग पूछा जाएगा। यानी मेल दे दिया जाएगा, फीमेल का जो वर्ड है वो पूछा जाएगा, फीमेल का वर्ड दे दिया जाएगा और मेल का वर्ड पूछा जाएगा। अगर अध्यापक की बात करें, अध्यापक एक मेल वर्ड है और अध्यापिका एक फीमेल वर्ड है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापिका। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, यह है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। मोहन रोज सुबह पढ़ाई करता है, इस शब्द में क्रिया कौन सा है? बताएंगे। क्रिया, क्रिया का मतलब क्या है? काम। तो मोहन रोज सुबह पढ़ाई करता है, इसमें काम क्या हो रहा है? बताएंगे। क्रिया, क्रिया का मतलब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आप सवाल पूछिए। मोहन रोज सुबह पढ़ाई करता है, मोहन क्या करता है? काम क्या हो रहा है? पढ़ाई करने का। मोहन क्या करता है? तो पढ़ाई करता है। पढ़ाई करता है क्रिया है, पढ़ाई करना। पढ़ाई करना क्रिया है। मोहन रोज सुबह क्या करता है? मोहन रोज सुबह कौन सा काम करता है? पढ़ाई करने का। मोहन रोज सुबह कौन सा काम करता है? पढ़ाई करने का। तो पढ़ाई करना यहां पे क्रिया हुआ। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एग्जाम में भी आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से यहां पे हम लोग क्वेश्चंस को कर रहे हैं, सेम उसी प्रकार से एग्जाम में भी आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे। और ऐसे बहुत सारे प्रश्न है जो आपको क्लास के ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे क्लास के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्लास को रोजाना जरूर अटेंड करें। सुबह 9 बजे ये क्लास होती है, सुबह 9 बजे मेरे साथ जुड़ना ना भूले इस क्लास में। ठीक है, तो फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक जरूर से कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।